बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 9th क्लास का दूसरा लेक्चर है और हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। और मैंने सबसे पहले आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिर बायोलॉजिकल मेथड को हमने डिफाइन किया था। फिर बायोलॉजिकल मेथड के 7 स्टेप्स को हमने एक तरतीब से लिखा था और मैंने कहा था कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी तरतीब चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो हम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को स्टार्ट किया था और पहले 2 स्टेप्स हमने बात कर ली थी कि रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और दूसरे नंबर पे हमने ये कहा था कि उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस यानी मालूमात कैसे इकट्ठी की जाती हैं। यहाँ तक मैंने फिर आपको एक काम भी दिया था कि आप पता करके आएंगे कि कोई 5 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप पढ़ के आए। उम्मीद है आप पढ़ के आएंगे, हम लेक्चर के एंड में उसके बारे में पता करते हैं। सही है जी। तो अब हम जो बेटा बात करने जा रहे हैं, जब हमने ऑब्जर्वेशंस भी कर ली और फुल ऑब्जर्वेशंस कर ली, उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे हम अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, एक फर्जी राय कायम करते हैं और उस फर्जी राय को, उस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट को हमारी नज़र में, हमारे दिमाग में जो हमें समझ आता हो, वो जो हम स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम होता है बेटा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ये तीसरा स्टेप है। और हाइपोथेसिस क्या होता है मैं पहले आपको डिफाइन करता हूँ, फिर इसकी एग्जांपल्स के जरिए हम ये बात पढ़ेंगे। तो हम हाइपोथेसिस को इस तरह कहते हैं, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो बेटा हमने ऑब्जर्व किया है उसको असल में हमने एक्सप्लेन करना होता है एक जनरल सी स्टेटमेंट दे के। कैसे, मैं इसकी एग्जांपल आपको एक बार दी थी, कल मैंने जो एग्जांपल दी थी, पहले हम वही कंटिन्यू करते हैं, फिर दरमियान में कोई ना कोई और एग्जांपल भी निकल आएगी। पहले एग्जांपल हमने बात की थी कि भाई साहब के पेट में हुआ था दर्द, और वो था बेसिकली एक इनको मसला मसाइल, पेट में दर्द का हुआ। तो आप एक डॉक्टर साहिबा थी और आप एक दूसरी डॉक्टर साहिबा थी, आपने ये पता किया कि इनको आपने देखा था वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए या उधर जाते हुए या वहाँ से खाना खरीद के लाते हुए, या आपको किसी ने बताया, ये अब आपकी ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, किसी ने आपको बता दिया, आपने खुद भी देखा, या प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या, आपने पहले एक बार कभी वहाँ से खुद खाना खाया था और आपको भी पेट में दर्द हुआ था, या आपको भी किसी ने बताया था यार वो हाँ अच्छा वो हाँ वहाँ से मैंने भी खाना खाया था तो मुझे मसले मसाइल पैदा हो गए। ठीक है, और आपने बेसिकली फर्ज किया, आप जब इस एकेडमी में पहले दिन आई तो आपके पेट में दर्द हो गया, या आपने देखा कि ये जो बंदा है ना ये इधर आ गया एकेडमी, इस वजह से इसको पेट में दर्द हुआ। यानी अब ये 2 डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक राय कायम कर लिया। सही है। अब हम इसको असल में आमतौर पे बेटा जब मैं पूरा बायोलॉजिकल मेथड पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको एक साइंटिफिक एग्जांपल दूंगा। मैंने कहा था मलेरिया का हम पूरा केस पढ़ेंगे, उसमें फिर उससे रिलेटेड जो जो हाइपोथेसिस बने वो आ गए। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये स्टेप समझाने के लिए मुझे ये बतानी पड़ रही है ये वाली एग्जांपल। फर्ज किया इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपने एक पौधा लाया आप हैं और आपने उसको अपने कमरे में कहा कि नहीं इसको तो मैंने अपने साथ ही रखना है, तो आपने अपने कमरे में उसको रख लिया। अब आपके कमरे में लाइट होती नहीं है, कम होती है, फर्ज किया है, तो वो पौधा ना उगा है। अब ये प्रॉब्लम आ गया ना कि आपका पौधा नहीं उगा, आप तो बड़ा है वो नर्सरी से फूल बूटे लेके आए थे। अब आपने क्या काम करना है, अब आप अपने वो साइंसदान को अपना बताया कि जी मेरा पौधा नहीं उगा। उसने आके देखा अच्छा ये वो साइंसदान ने ये कहा कि आपके घर में, आपके कमरे में ये पौधा पड़ा था, हाँ ये तो इसकी जो लाइट है ना वो आपने इसको नहीं दी, तो लाइट ना होने की वजह से ये पौधा मुरझाया है, नहीं उगा। सही है।
फर्ज किया, ठीक है, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना दिया अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कि लाइट पौधे के उगने के लिए जरूरी है। बेटा समझ आ गई? आपका हाइपोथेसिस भी बता दिया मैंने आपको, आपका भी बता दिया, आपको बता दिया, भी आपकी बारी आ जाती है। वो क्या है कि आपने भी इनका पौधा देखा और आपने कहा लै तू तो इनू मिनरल वाटर ही नहीं पाती, इस वजह से ये मुरझाया है, तुमने इसको पानी देती, ये पानी गंदा है, ये काम नहीं सही। तो आपने सोचा कि मिनरल वाटर जो है ना वो ज़रूरी है इसके लिए, इस वजह से ये मुरझाया है, ठीक है। अब आपने इससे आपने हाइपोथेसिस निकाला कि इनका पौधा मिनरल वाटर पानी के लिए नेसेसरी है, पौधे के उगने के लिए नेसेसरी। आपका भी हाइपोथेसिस मिल गया, सही है। यानी जो भी बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन जो सिलेक्ट करता है वो अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करके एक फर्जी राय कायम कर लेता है कि भाई ये इसकी वजह ये है, ये ऐसा हुआ होगा। असल में बेटा ये राय कायम करनी जरूरी है, अदरवाइज आप किसी नतीजे में नहीं पहुंच सकते। आप पहले एक राय कायम करते हैं, फिर उस राय को टेस्ट करके उसको गलत या सही साबित करते हैं, अगर गलत हो तो फिर दूसरी राय कायम करते हैं। अदरवाइज साइंसदान है अगर आप, तो आप उलझते फिरेंगे और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा मसले के हल में। इसलिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जरूरी है, और इस काम को करने के लिए बंदा मुख्तलिफ तरह के जो है वो लेता है, क्या उसको कहते हैं, लाइक अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है। आम तौर पे बेटा हाइपोथेसिस जो बनते हैं ना उसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। वो 11th क्लास में लिखे हुए हैं कि भाई बंदा सबसे पहली बात तो रीजनिंग करता है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, ये आप वहाँ जाके पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात वो कहता है जी बंदा अपने फिलोसफिकल और रिलीजियस आइडियाज़ को, फ़र्ज़ किया मैंने एक हदीस पकड़ी और मैंने कहा कि मैंने इस हदीस को साबित करना है, तो मेरे लिए अब उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस होंगे, सही है, वो बनाने में। फिर बंदा अपनी प्रेफरेंसेस की बुनियाद पे, अपनी एस्थेटिक सेंस, अपनी सेंस की बुनियाद पे कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, क्या चीज़ अच्छी लगती, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, उसकी बुनियाद पे यानी इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों को, साइंसदान मुख्तलिफ तरीक़ों को इस्तेमाल करके एक हाइपोथेसिस, एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट बना लेता है। अब बेटा इस फ़र्ज़ी स्टेटमेंट की कुछ कैरेक्टर होती हैं, ये मैं आपको सामने लिखवा देता हूँ, और ये डेफिनेशन विद वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। बेटा समझ तो आ रही है ना? इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। जनरल स्टेटमेंट से क्या मुराद होगा भाई? ये एक जनरल सी बात होनी चाहिए, कोई बड़ी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा 73 के आइन के मुताबिक तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी गल होनी चाहिए कि आम सादा से बंदे को भी समझ आ जाए। दूसरे नंबर पे इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये नहीं है कि आप कहें नहीं है तो गल सही है, ये तो पक्का है, ये तो बस यही है, तो बस ठीक है, ऐसे नहीं। फर्जी राय हो, गलत भी साबित, यानी अगला उसके स्टेप है इट शुड बी टेस्टेबल एंड फाल्सिफाइएबल। फाल्सिफाइएबल मतलब उसको झूठा साबित किया जा सके या सच्चा साबित किया जा सके। टेस्टेबल मतलब उसको टेस्ट किया जा सके। ये ना हो आप कहें मरीख से एक शुआ आई थी, उसकी वजह से इनका पौधा मुरझा गया। अब बताओ मगर आप टेस्ट कर सकते हैं इस गल को? नहीं ना, इट शुड बी टेस्टेबल, सही है। या आप कोई और ऐसी बात कर दें, फर्ज किया आप कहें जी फलां बंदे ने ये कह दिया था, वो कह के फौत हो गया, पता नहीं उसने कहा था कि क्या कि नहीं कहा था, तो वो अब आप उसकी स्टेटमेंट को पकड़ के तो शाबत रहे। इट शुड बी टेस्टेबल एंड फाल्सिफाइएबल। आप कहें नहीं ये बात तो कुरान में लिखी है, ये बात तो किसी और रिलीजियस बुक में लिखी, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। अब आप उसको कैसे समझ रहे हैं ना आप बात को? तो साइंस के मुताबिक एक चीज़ टेस्टेबल होनी चाहिए और फाल्सिफाइएबल होनी चाहिए। हम यकीन करते हैं कि कुरान में कोई बात गलत नहीं लिखी हुई, बट वी हैव टू प्रूव इट फर्स्ट टू द अदर साइंटिस्ट जो गैर मुस्लिम है। समझ आ गई बात की? तो ये इसलिए ये वाली बात है। तीसरी चौथी बात क्या है कि इट शुड अग्री विद द ऑब्जर्वेशंस। यानी फर्ज किया जो अग्री विद द ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो आपने ऑब्जर्व किया आप उसी से रिलेटेड ही हाइपोथेसिस दें। ये नहीं भाई साहब ने फर्ज किया रेस्टोरेंट में खाना खाया है, खाना खा के आए तो कहते नहीं जी आपने पहला पैर पहले रखा था
और दूसरा पैर पहले रखना था, आपने पहले, इसलिए आपके पेट में दर्द हुआ। अब ये तो कोई गल ना हुई ना। इट शुड अग्री विद द ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, जो आपके मुशाहिदात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उससे मुताबिक होना चाहिए, कोई हमें अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात की? तो इट शुड अग्री विद द ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या है बेटा, वो मैंने आपको पहले बता दिया, एक जनरल से बड़ा सिंपल सा रखनी चाहिए कि आम आदमी को भी एक तो ये माइक आगे पीछे आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। बेटा समझ आ गई? ये कुछ खसूसियात हैं हाइपोथेसिस की, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा सच ही लिखते हैं, बस मैंने दो लफ्ज लिखे हैं, तो आप इट शुड भी साथ लगा देंगे। अगर ना टाइम हो तो वो ना भी लगाएं तो गुजारा चल जाएगा। सही है। अब बेटा हमने एक हाइपोथेसिस, पहले हम एक वही अपने वाली एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर हम एक और डिस्कस करेंगे, यानी हाइपोथेसिस के अंदर तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, फर्ज किया बेटा आपने कहा कि इनका पेट में दर्द हुई थी रेस्टोरेंट में खाना खाने से। अब इस गल को आप टेस्ट कर सकते हैं भला? इस बात को आप टेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप इसके ऊपर लॉजिक अप्लाई ना करें, इफ और देन की लॉजिक, कि अगर ये बात सही है तो फिर दोबारा खिलाऊं तो इसको होना चाहिए। समझ रहे? ये नहीं कि भाई अब आप इस बात को टेस्ट कर नहीं सकते कि जो खाना इनके पेट में गया उस रेस्टोरेंट का, उसकी वजह से इसको दर्द हो गया, इतना तक रहें जब तक आप उस, यानी एक हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं कर सकते जब तक हम उससे एक एक्स्ट्रा चीज जिसको हम कहते हैं डिडक्शन, हम वो ना बनाएं। और डिडक्शन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन यहां लिखूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन बेटा हम वहां उस साइड पे करेंगे। तो डिडक्शन की डेफिनेशन है, हम कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आप ये भी लिखेंगे कि फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ डिडक्शंस ए हाइपोथेसिस इज considered as true, and then if and then logic is applied। अब इसको समझ ले, पहले समझ ले, फिर डेफिनेशन लिख लीजिएगा, किताब में यहीं पे भी लिखी हुई है, ऑनलाइन लेक्चर में मिल जाएगी। तो क्या है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस? और हम बेटा अगर हमने आपकी बात को टेस्ट करना हो तो पहले हम कहेंगे कि फर्ज किया अगर आपकी बात ठीक है तो हम हाइपोथेसिस को वक्ती तौर पे हाइपोथेसिस इज कंसीडर्ड एज ट्रू, हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपकी बात ठीक है तो फिर ऐसा होना चाहिए। इफ दिस इज ट्रू देन दिस शुड आल्सो बी ट्रू। हाँ जी, हम कोई लॉजिक उसके साथ अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टेबल बन जाता है। अदरवाइज किसी हाइपोथेसिस को डायरेक्टली स्टेटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो डिडक्शंस, इसलिए कोई सवाल पूछता है व्हाई डिडक्शंस आर मेड टू प्रैक्टिकली टेस्ट द हाइपोथेसिस। The only statement of hypothesis is not testable unless we attach some logic with it। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जाम, अब कहें इफ आपका जो हाइपोथेसिस, अगर इस बंदे को रेस्टोरेंट में खाना खाने की वजह से पेट में दर्द हुआ है तो फिर जिसने वहां से खाना खाया सबको दर्द होना चाहिए। अब आप पता करेंगे, या इफ अगर इसको रेस्टोरेंट में खाना खाने की वजह से दर्द हुआ है तो जिसको मैं अब खिलाऊं उसे भी दर्द होना चाहिए। समझ गए? अब आपकी बारी है। अगर इसको इस एकेडमी में आने की वजह से दर्द हुआ है तो जो इधर आते हैं उनको दर्द होना चाहिए, और जो नहीं आते उनको दर्द नहीं होना चाहिए। फिर आपके हाइपोथेसिस में अगर पौधे के लिए लाइट जरूरी है तो मैं जिस पौधे को लाइट के बगैर रखूं उसे उगना नहीं चाहिए, और जिसको मैं लाइट दूं उसे उग जाना चाहिए। हाँ जी, इसी तरह आपकी बात, मैं जिस पौधे को मिनरल वाटर दूं उसे उगना चाहिए, जिसको ना दूं उसे
नहीं उगना चाहिए, या जो ना उग रहा हो उसे मिनरल वाटर दूं तो उसे अब उगना चाहिए। समझ गए बेटा? ये अब आपके चारों हाइपोथेसिस की हमने लॉजिक्स निकाल ली, सही है। लेकिन आपने जो एग्जांपल में लिखनी है वो आपके वाले हाइपोथेसिस की है, अफसा बेटी के, कि आपने लिखना है फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथेसिस ये है कि दी लाइट, असल क्योंकि ये छोटी सी लाइन है ना, वैसे तो मलेरिया वाला भी छोटी सी है लेकिन मलेरिया वाली हर बंदा लिखेगा, आप जरा एक्सेप्शन होने चाहिए। तो क्या आपने लिखनी है कि जी लाइट जो है वो लाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, ये हाइपोथेसिस है। और इफ लाइट इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ देन प्लांट which are grown without light should stop their growth, उनको अपनी ग्रोथ रोक देनी चाहिए या रुक जानी चाहिए उनकी ग्रोथ, सही है जी। तो ये आपको बेटा डिडक्शन का पता लग गया। और डिडक्शन क्यों बनाई जाती है? टू प्रैक्टिकली टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है। अब बेटा अगले स्टेप के ऊपर आते हैं और वो स्टेप है अब हम डिडक्शन को एक्चुअली टेस्ट करेंगे। ये तो हमने कहा ना अगर करें तो ऐसा होना चाहिए, अब हम करके देखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 अब जो अगला स्टेप है दैट इज 05, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंट। अनटिल और अनलेस आपका एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित नहीं करता तब तक आपका बायोलॉजिकल मेथड किसी काम का नहीं, ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? हम कहते हैं प्रैक्टिकल, डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिडक्शन या परफॉर्मेंस, आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं डिडक्शंस को टू आइदर प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस को गलत या सही साबित करने के लिए आप उसको उसकी बनी हुई डिडक्शंस को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। फर्ज किया बेटा आपके एक्सपेरिमेंट से आपके हाइपोथेसिस से 2 डिडक्शंस बनी थी। नंबर 1, इनको अगर किसी को मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊं तो उसे पेट में दर्द होना चाहिए, और दूसरी बनी थी कि जिसको नहीं खिलाऊं उसे नहीं होना चाहिए। अब आप अच्छा, इसमें एक मैं आपको पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद आपके एग्जांपल पे आएंगे तो आपको जरा ज्यादा समझ आ जाए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात, एक एक्सपेरिमेंट में ना 2 ग्रुप होते हैं। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ा अहम शॉर्ट भी है, सही है। तो एक एक्सपेरिमेंट में ना 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं द कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को हम कहते हैं द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये बड़े अहम ग्रुप है एक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट। किस तरह? मैं आपको पहले डेफिनेशन लिख देता हूं या आप लिख ले, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, सही है जी। सो नंबर कंट्रोल ग्रुप की डेफिनेशन, द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, द ग्रुप इन एन which is provided with all entities या स्लैश ब्रैकेट में वेरिएबल्स लिख सकते हैं, एक्सेप्ट वन विच इज बीइंग, या शोर ना करो, बीइंग टेस्टेड, ठीक है। इधर देख ले, पहले समझ ले। और यानी बेटा क्या होता है, मैं दोनों की डेफिनेशंस लिख लूं। दी ग्रुप, इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑन विच, क्या मसला है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज अप्लाइड, सही है। इसमें ये बढ़िया है, जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो हम इसकी डिस्कशन करेंगे। बेटा इधर देखिए आप, अब इधर देखें,
the group in an experiment on which is provided with all entities, सिवाय उसके जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर इस बंदे को रेस्टोरेंट का खाना खाने की वजह से पेट में दर्द हुआ है, तो जिसने उधर से खाया होगा उसे पेट में दर्द होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप बनाएंगे 2 ग्रुप, एक ग्रुप को 10 लोग, दूसरे ग्रुप में 10 लोग। इस ग्रुप को आप खाना खिलाएंगे और इसको नहीं खिलाएंगे। देखो आपका क्या था, रेस्टोरेंट का खाना, ये वो चीज है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। तो जिस ग्रुप को आप नहीं खिलाएंगे वो कंट्रोल ग्रुप होगा, और जिस ग्रुप को आप वो खिलाएंगे वो बट समझ आ गई बात की। यानी विच इज प्रोवाइडेड विद ऑल एंटिटीज, सारा कुछ उसको देंगे सिवाय उसके, एक्सेप्ट वन विच इज बीइंग टेस्टेड, जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। मतलब अब आपके हाइपोथेसिस की एग्जांपल यहीं पे दे देते हैं। वो क्या है बेटा, आपका हाइपोथेसिस था कि लाइट पौधे के लिए जरूरी होती है। अब हम 2 ग्रुप बनाएंगे। फर्ज किया द ग्रुप विद लाइट। अब आप कहेंगे सर आप तो अभी कह रहे थे विदाउट लाइट। नहीं, अभी मैं बताता हूं। और द ग्रुप विदाउट लाइट। असल में बात क्या है बेटा, आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो लाइट नहीं है, वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। यानी आपकी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल क्या है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट। अब एब्सेंस ऑफ लाइट जिस ग्रुप को नहीं दी हुई उसका मतलब उसको लाइट दी हुई है, जिसको एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं दी हुई इसका मतलब उसको लाइट तो दी हुई है, और इस पे एब्सेंस ऑफ लाइट अप्लाई हुई है। समझ आ गई। यानी अगर मेरा हाइपोथेसिस ये है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ, ये एक हाइपोथेसिस है, और एक जनरल सी दूसरी स्टेटमेंट लें कि एब्सेंस ऑफ लाइट काजेस स्टॉपेज इन द प्लांट ग्रोथ। सही है। अब आपकी डिडक्शन क्या थी, अगर पौधे को बगैर लाइट के ग्रो कराऊं तो उसे ग्रो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप पौधे के ऊपर एब्सेंस ऑफ लाइट अप्लाई करेंगे। जब आपने पौधे पे एब्सेंस ऑफ लाइट अप्लाई किया तो एक ग्रुप को आप लाइट के बगैर रखेंगे, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिसको आप लाइट देंगे वो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा। समझ आ गई। ये एक है। ये बेटा असल में डिपेंड पता है किस पे करता है, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। आपकी डिडक्शन और आपका हाइपोथेसिस क्या था वो डिसाइड करेगा कि आप एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल कौन होगा। और मैं एक आसान चीज अब समझाने के लिए एक नई एग्जांपल देता हूं। बेटा एक बीमारी है, फर्ज किया ये ABC एक बीमारी, बीमारी का नाम है A, और मैं कहता हूं ये जो दवाई मेरे पास है ये उस बीमारी का इलाज है। अब बेटा मुझे उसके लिए मरीज लेने पड़ेंगे जिनको वो बीमारी हो। मैं 20 मरीज लूंगा, 10 को वो दवाई दूंगा और 10 को नहीं दूंगा। जिनको दूंगा उन्हें ठीक और जिनको नहीं दूंगा उन्हें ठीक। समझ गए ना। अगर ये ठीक हो गए तो मतलब भाई ये तो खुद ब खुद ही सही हो गए हैं। हो सकता है उनकी माँ ने उनको अच्छी चीज खिलाई हो तो वो सही हो गए हो। लेकिन अगर मेरी गल सही है, यानी ये वाली दवाई ही उस बीमारी का इलाज है, तो अगर मैं उनको ये दवाई दूं उन्हें ठीक होना चाहिए, और जिनको ना दूं उन्हें ठीक नहीं होना चाहिए। समझ आ गई। इस केस में मैं कहूं ये दवाई इस बीमारी का इलाज है, तो ये जिस ग्रुप को ये दी जा रही है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और जिसको नहीं दी जा रही वो कंट्रोल। बेटा असल में ये आपकी स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि मेरी वेरिएबल कौन सी है, फिर आप जिस पे अप्लाई करेंगे। अब सवाल पे तो सर ये आप क्यों मतलब 2 ग्रुप बनाते ही क्यों, सीधा सीधा एक पे टेस्ट कर लो। वो बेटा इसलिए बनाते हैं कि अगर आप गौर करें, फर्ज किया मैंने ये दवाई दे दी है तो वो उनमें से बंदे सही हो गए, तो क्या यकीन है कि वो मेरी दवाई की वजह से सही हुए हैं? नहीं ना। नहीं हो सकता है वो उन्होंने साफ पानी पिया, हो सकता है हमने उनको बड़ी अच्छी जगह पे रखा तो उस वजह से सही हो गए हो सकता है वो उनको कोई और मसले में सहल हो। तो जब तक मैं दूसरा ग्रुप नहीं रखूंगा
उनके बराबर का, उनको भी वही खाना दूंगा, उनको भी वही खाना दूंगा, उनको भी वही कपड़े दूंगा, उनको भी वही कपड़े दूंगा, उनको भी वैसी जगह पे रखूंगा, उनको भी वैसी जगह पे रखूंगा, उनका स्केड्यूल भी सेम होगा, उनका स्केड्यूल भी सेम होगा, बस इनको दवाई मिलेगी, इनको दवाई नहीं मिलेगी। ये कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो मुझे यकीन हो जाएगा कि जनाब ये जो लोग हैं ये इस तरह, ये मेरी दवाई, मेरा हाइपोथेसिस उससे सही निकले कि गलत निकले, बेटा सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है यार। ये देखो, द ग्रुप ऑन विच द एक्सपेरिमेंटल एंटिटी इज अप्लाइड, जिस पे अप्लाई किया है वो एक्सपेरिमेंटल है। अब ये डिसाइड करेगा कि मेरा हाइपोथेसिस वह ठीक होता है कि गलत, सही है। अब जब हाइपोथेसिस मैंने टेस्ट कर लिया तो फिर क्या करना है बेटा, फिर मैं अच्छा बाकी का काम फिर कल ना कर लेंगे, बेल हो गई है फिर, है चलो ठीक है बेटा। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछें प्लीज़।